नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने में देरी जरूर हो रही है, लेकिन उम्मीद लगातार बनी हुई है क्योंकि कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना की इंजीनियरिंग विंग जो है वो सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए बाकी सरकारी एजेंसियों की मदद का काम शुरू कर चुकी है। श्रमिकों को बाहर निकालने के रास्ते में लगातार मुश्किलें सामने आ रही हैं। सिलकियारा में 800 मिलीमीटर के पाइप में फंसी ऑगर मशीन को अब काट कर पूरी तरह से निकाल दिया गया है और इसके लिए लेजर कटर और प्लाज्मा कटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। अब खुद एक्सपर्ट श्रमिक अंदर जाकर उपकरणों के सहारे मलबे को हटाएंगे और रास्ते में जो रॉड्स आ रही हैं बीच में उनको भी काटा जाएगा। इस काम में अभी वक्त लगेगा। इस बीच दूसरी ओर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है वो भी कल से शुरू किया जा चुका है। सुरंग के मुहाने से करीब 305 मीटर दूर ऊपर पहाड़ से सतलुज जल विकास निगम की मशीन ड्रिलिंग शुरू कर चुकी है। यहाँ से 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग करनी होगी, जिसके बाद सुरंग आती है जहाँ मजदूर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि आज बचाव अभियान का 16वां दिन है और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू भी हालात का जायजा लेने कुछ देर में सिलकियारा पहुंचेंगे और सुरंग से मजदूरों को निकालने के अभियान का वो जायजा भी लेंगे। दोनों अधिकारियों के साथ केंद्र के कुछ और आला अफसरों का दल भी सिलकियारा पहुंच रहा है। तो अब बस इंतज़ार जो है वो लंबा होता जा रहा है। ये परिजनों के लिए थोड़ा सा निराश करने वाला भी है, लेकिन यहाँ परिस्थिति ये है कि मजदूर अभी भी सुरक्षित बने हुए हैं। चलते हम सिलकियारा, जहां पर हमारे सहयोगी किशोर रावत लगातार 15 दिनों से वहीं पर मौजूद हैं। किशोर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनको जब ये पता चला है कि अब और देर लगने वाली है, यानी कि 4 से 5 दिन का वक्त और लगने वाला है, तो क्या मना स्थिति है, किस तरह की जानकारी मिल रही है जब अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पिछले हफ्ते तक ही वो बाहर आ जाएंगी, लेकिन इंतजार काफी लंबा हो गया। बिल्कुल इंतज़ार लंबा होता जा रहा है और चूंकि एक हर चीज़ की एक बाउंडेशन होती है, लिमिट होती है कि वो कब आएंगे, उनका भी सब्र टूटता जा रहा है। लेकिन उनसे उनके परिवार वालों की बातचीत कराई जा रही है। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है वो वहाँ पर जाकर बातचीत कर रहे हैं और उनको हिम्मत दिला रहे हैं। BSNL की एक लाइन लगाई गई है अंदर और उनसे जो उनके परिजन हैं उनसे फ़ोन पे उनकी बातचीत कराई जा रही है, क्योंकि जब ऐसी कोई परिवार जो संकट में होता है तो परिवार के जन ही यानी परिवार वाले ही उनको हिम्मत बंधा सकते हैं। यही वजह है कि फ़ोन की लाइन की लगातार उनसे बात की जा रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑगर मशीन का ब्लेड था जो पाइप के अंदर फंसा हुआ था स्टील के जाल में, उसको कट कर दिया गया है और वेट किया जा रहा है कि तो क्योंकि अंदर काफ़ी जो काम हुआ है मशीन से, लेज़र कटिंग से मशीन थोड़ा अंदर गर्म है, काफ़ी हीट है, तो उसको ठंडा होने के बाद ही 11 लोगों की टीम है जो अंदर मैनुअल जो मलबा है उसे निकालने जाएगी। और ये बेहद ही प्रोफेशनल होते हैं। इन्हें रैट माइनर भी कहा जाता है। जिस तरह एक चूहा ज़मीन खोदता है, सुरंग खोदता है, उस तरीके से काम करते हैं और बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इन पर भी उम्मीद है और कि ये जल्द ही आएंगे। लगभग 11 या 11:30 के करीब, हो सकता है कि 12, लगभग यही समय रखा गया है इनके काम शुरू होने का, मैनुअल ड्रिलिंग का। दूसरी बात यह है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उसमें भी तेज़ी से काम हो रहा है। जो लगभग 8 इंच या 6 इंच का जो पाइप था, जो फूड पाइप भी कहा जा रहा है और टेस्टिंग पाइप भी कहा गया है उसे, तो वो लगभग 70-78 मीटर तक पहुंच गया है। उसको लगातार उस पर काम किया जा रहा है। दूसरी और 1.2 का जो डायामीटर का जो ड्रिलिंग है वो भी लगभग 30 से 35 मीटर तक जा चुका है। उसकी भी ड्रिलिंग तेज चल रही है और लगभग इनको वर्टिकल ड्रिलिंग में लगभग 86 मीटर तक जाना है। अभी तो जो चीज़ें जानकारी मिली है 86 मीटर तक जाएंगे ये, यानी 86 मीटर में वो टनल के अंदर पहुंच जाएंगे जहां पे ये फंसे हैं, यानी 230 या 270 के बीच में फंसे हैं। उसके अलावा इनसे आगे 305 या 310 मीटर पे तक पहुंचेंगे ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। वहां पर ड्रिल किया जाएगा। लगातार यहाँ पर ऑफिशियल्स आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी एक टीम आ रही है, प्रमुख सचिव, उनके पीएमओ के प्रमुख सचिव मिश्रा और इसके अलावा SS संधू जो किशोर, यहाँ पर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे वाले, तो जी संक्षेप में अगर आप बता सकें कि जो दूसरा सिरा है सुरंग का, बड़कोट वाला, वहां से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है, अगर आप संक्षेप में बता सकें।
देखिए, बड़कोट की तरफ से जो दूसरा सिरा है वहां पर टीएचएससी काम कर रही है। उन्होंने ब्लास्टिंग की थी और 10 मीटर उन्होंने ब्लास्ट किया, लेकिन वहां पे जैसे ब्लास्ट करेंगे तो उसको जो पूरा कंक्रीट है उसको ठीक करना है, उसको सेट करना है ताकि छत नीचे ना गिरे, इसलिए धीरे बढ़े। वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, 483 मीटर उन्हें ड्रिल करना है। तो अभी फिलहाल 2 जगह से सबसे ज्यादा काम हो रहा है, एक वर्टिकल और दूसरा जो सिलक्यारा से मेन जो मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, सबसे जो नजदीक है, करीबन 8 से 9 मीटर इनको जाना है। तो उम्मीद उसी पे जताई जा रही है और वर्टिकल ड्रिल पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका। आपके पास हम आते रहेंगे। तो यहाँ पर अब कोई भी विकल्प छोड़ा नहीं गया है, लेकिन ऑगर मशीन के जरिए जो काम किया जा रहा था उससे जल्दी निकाले जाने की उम्मीद थी मजदूरों को, लेकिन अब उसके खराब होने की वजह से, टूटने की वजह से यहाँ पर स्थिति जो है वो थोड़ी बदल गई है। झारखंड के 15 लोगों के परिवार वाले भी रेस्क्यू ऑपरेशन की हर खबर पर नजर लगाकर बैठे हैं, दिल थामे बैठे। 14 दिन बड़ी मुश्किल से कटे हैं, 14-15 दिन, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परिवार का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 3 झारखंड के और मांझी के रहने वाले हैं। परिजनों का बुरा हाल है और वे उनकी सकुशल वापसी के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। सुरंग में फंसे राजेंद्र बेदिया के पिता के हलक से निवाला भी नहीं उतर रहा। उनका कहना है कि बेटा ही जीवन का सहारा है। बेटे की सकुशल वापसी के बाद खा पी सकेंगे। कब निकलेगा ये तो पूरा डिटेल पता ही नहीं चल रहा है कि आज निकलिए जाएगा। तो शाम होता है तो बोलेगा सुबह तक निकल जाएगा, सुबह होता है तो बोलता है फिर शाम तक निकल जाएगा। यही आश्वासन हम लोग को मिल रहा है। और उसके आगे हम क्या बताएं। घर में कमाने वाला वही है आपका? सिंगल वही है कमाने वाला, एक ही लड़का है ये। मजदूर राजेंद्र बेदिया के घर से थोड़ी दूर पर ही अनिल बेदिया का घर है। वे भी उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए हैं। बेटे की चिंता में मां बेहाल है और उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा। अनिल बेदिया की मां का कहना है कि सब कह रहे हैं कि सुरंग में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक आंखों से ना देख लें भरोसा नहीं होगा। कब के मतलब कि हम लोग सोच रहे हैं कि भगवान की कृपा से कि मतलब झटका दीजिए सरकार। एगो झारखंड के यहाँ से हम लोग कर रहे हैं कि एगो वहाँ सरकार नहीं गया है, दूसरा वाला के लिए कि हम लोग के यहाँ से ट्रांसफर करके और वहाँ से जल्दी कीजिए। यही चीज़ बोल रहे हैं। भगवान की कृपा से हमको यानी बेटा जल्दी निकलिए, एक से ठीक है। अभी ठीक बोलता है, फिर भी हम लोग के बात में इतना नहीं विश्वास ही आता है। अब जब तक अपना आँख से भरोसे नहीं देखेंगे तब तक तो हम लोग के नहीं ठीक लगते। ये है भगवान की कृपा वाला है। उत्तरकाशी की सुरंग में झारखंड के 15 मजदूर फंसे हैं। मजदूरों के कई परिजन उनका हाल जानने मौके पर पहुंच गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने परिजनों को हर सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के ही श्रावस्ती जिले के 6 मजदूर भी इसी सुरंग में फंसे हुए हैं। संतोष और राम सुंदर के परिवार वालों के लिए हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती है और शाम होते होते कभी कभी हौसला टूट भी जाता है। बहुत दिल रोट है हमारा। बच्चे के यहाँ 12 दिन ही गए। बच्चे हमारा कब देखा कब बोली लगा, दिन भर रोई थी, क्या करे। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है, लेकिन मजदूरों के परिजनों के लिए हर पल भारी है। एकदम भोजन नहीं मिला थे तो दोसर मिलके जीव करत है घर ही। वो अंदर का खाते का नहीं खाते हमरे बेटा। खाना वैसे ही पर रह जाता है। वही खवाई दी समझे बुझाई तो थोड़े थोड़े खा ली नहीं वो रह जाता है खाया। दीपावली के दिन मजदूरों के परिवार को उनके टनल में फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद से माहौल चिंता और बेचैनी से भर गया। 14 दिन से परिवार के लोग खाना पीना भूल चुके हैं। सिर्फ बेटों की सलामती की चिंता उन्हें सता रही है। मां की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं।
मजदूरों के परिजन सिर्फ एक ही आशा लगाए हुए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनके बेटे घर वापस आ जाएं। हमारा लड़का आज 12 दिन हो गया, हमारा लड़का बाहर निकल जाए, यही जैसे ही हमारा लड़का यहाँ से गए थे वही से ही वहाँ से बढ़िया अच्छा चरित्र से आए। बहुत हमारे बच्चन के समस्या भगवान दर दिन की दर नहीं उघाटे हमारा आंसू जैसे उनकी माता जी के रुक ही नहीं रहे हैं। हम मोतीपुर गांव के अंदर हैं और बात यह है कि इस गांव से संतोष राम प्रसाद के अलावा टोटल 4 लोग हैं और सटे हुए गांव से 2 लोग और हैं, तो लगभग 6 लोग जो हैं उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी उम्मीद है बहुत जल्दी वो निकल भी जाएंगे। पर जैसे एक सन्नाटा छा रखा है पूरे गांव के अंदर। 6 परिवार इस पूरे दोनों गाँव को मिलाकर वहाँ पे फंसे हुए हैं, 12 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का, उनके घर लौटने का। दिवाली में वो लोग यहाँ पे नहीं थे। तो ये इस वक्त स्थिति है मोतीपुर गाँव की। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV। आगे बढ़ते हैं, इजराइल और हमास के युद्ध की बात करते हैं। हमास ने संघर्ष विराम के तीसरे दिन रविवार को बंधक बनाए गए 14 इजरायली नागरिकों और 3 विदेशियों को रिहा किया है। रिहा किए गए बंधकों का ये तीसरा ग्रुप था। रिहा होने वालों में 4 साल की अमेरिकी बच्ची अबीगैल एडन भी शामिल है, जिसके माता पिता 7 अक्टूबर को हुए हमले में मारे गए। अगवा बंधकों की रिहाई के बदले में इजराइल की तरफ से भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। समझौते के मुताबिक हमास की ओर से 50 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है, जबकि इजराइल 150 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। इधर बंधकों और कैदियों की रिहाई के बीच इजरायली प्रधानमंत्री कल अचानक गाजा पहुंच गए और सैनिकों से मुलाकात की। 20 सालों में गाजा पहुंचने वाले नेतन्याहू पहले इजरायली प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हमास के अंत होने तक उन्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बंधकों की रिहाई, हमास के अंत और गाजा की ओर से सुरक्षित इजराइल का लक्ष्य पूरा होने तक ये युद्ध जारी रहेगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमाशंकर सिंह। कि जो हमास है वो चाहता है कि युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाया जाए, लेकिन ये कैसे होगा ये अभी तयशुदा तरीके से जानकारी सामने नहीं आई है। इजराइल ने अपनी तरफ से 2-3 ऑफर जो है वो करके छोड़ा हुआ है। एक तो ये कहा हुआ है कि अगर 50 के बदले हमास जो है वो 100 अगर बंधकों को छोड़ता है तो इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों के बजाय 300 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा और इसकी लिस्ट भी उसने पहले से एक तैयार कर रखी है। जाहिर सी बात है कि एक के बदले 3 कैदियों को छोड़ने का जो फॉर्मूला है वो लगातार पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं, जिसमें 13-13 करके इजरायली बंधकों को छोड़ा गया है और बदले में 39 करके जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको छोड़ा गया है। तो क्या इस बात पर हमास तैयार होता है? ये भी एक जानकारी है कि जो हमास का मिलिट्री विंग है वो ज्यादा बंधकों को छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके पास बार्गेन कैपेबिलिटी के तौर पे बंधक ही हैं। अगर वो ज्यादातर बंधकों को रिहा कर देगा तो फिर उसके पास आगे बार्गेन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बीच जो दूसरे दिन जो एक रोड़ा अटकता नजर आया था इस युद्ध विराम में, जिसमें हमास की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि जो राहत सामग्री है वो जो उत्तरी गाजा है उसको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। तो उसके बाद आज जो है इजराइल की तरफ से भी एक जानकारी दी गई। उसके मुताबिक ये कहा गया है कि कल 200 ट्रक जो है वो गाजा भेजा गया, जिसमें 42 ट्रक जो है उसमें शेल्टर के इक्विपमेंट यानी कि टेंट आदि हैं, क्योंकि लाखों लोगों के जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं और वो शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। ठंड का मौसम जो है वो आता जा रहा है और ऐसे में खुली आसमान के नीचे उनका रहना मुनासिब नहीं है। तो जोर इस बात पे है कि किस तरह से उनको शेल्टर मिले। तो राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है गाजा पट्टी में। तो अगर आज युद्ध विराम खत्म हो जाता है, कल से युद्ध विराम लागू नहीं होता है, तो फिर राहत सामग्री पहुंचाने में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, वो बंद हो जाएगा। इसलिए ये लगता है कि शाम तक या रात तक इस बात की जानकारी आ सकती है कि 1-2 दिन और जो है युद्ध विराम वो बढ़ाया जाए। उसको लेकर पर्दे के पीछे बातचीत जो है वो चल रही है। जिस तरह से हमने देखा है कि कतर और इजिप्ट ने इस युद्ध विराम में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये युद्ध विराम आगे बढ़ेगा, लेकिन अंतिम तौर पे अभी तक कुछ नहीं कहा गया है।
जी देखिए, जो गाजा पट्टी में पीएम नेतन्याहू का जाना जो है अपने आप में इस बात को तस्दीक करता है कि इजराइल जो है वो गाजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में वो ले चुका है और उसको इस बात का खतरा, क्योंकि पीएम का खुद वहां पर जाना जो कि खतरे वाला इलाका है जहां पे जमीनी ऑपरेशन जो चल रहा था उसको युद्ध विराम की वजह से रोका गया है, तो ये एक संकेत देता है कि किस तरह से इजराइल जो है वो अपना अपर हैंड दिखा रहा है और एक तरह का उसने संदेश दे दिया है कि हमास जो है वो जो है वो खात्मे की ओर है। और बार बार ये ऐलान भी किया गया है कि जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता, उसके जो सैन्य ताकत है वो नष्ट नहीं हो जाती, तब तक इजराइल जो है अपना जमीनी ऑपरेशन नहीं रोकेगा। तो ये एक फौरी युद्ध विराम के तौर पे एक राहत की बात जरूर सामने आई है। कुछ बंधक रिहा हो रहे हैं, कल भी रिहा किया गया है, आज भी रिहा होंगे। तो लेकिन जो एक बड़ी बात है कि आखिरकार ये युद्ध खत्म कब होगा और कब हमास हमास के खात्मे का ऐलान इजराइल कब करेगा। ये भी जानकारी है कि 5 बड़े कमांडर जो हैं हमास के वो मारे गए हैं, लेकिन जो नेतृत्व है उसका अभी भी जो सैन्य नेतृत्व है वो अभी भी खान यूनिस के इलाके में है, ये बताया जा रहा है। इस तरह की जानकारी वहां पर आ रही है। तो चीजें आगे बढ़ रही है, लेकिन युद्ध अभी तुरंत खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरी तरीके से सुरंगों के जाल को नष्ट करना और हमास को, जिसके तकरीबन 35 से 40 हजार लड़ाके हैं, उनको खत्म करना अभी एक चुनौती का काम है और इजराइल की सेना जाहिर सी बात है कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी। और कुछ तस्वीरें आ रही हैं तिरुमला मंदिर से, आपको वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन उन्होंने किए हैं। इसके अलावा चुनावी सभाएं भी प्रधानमंत्री की होने वाली हैं, जो करीमनगर में होगी, महबूबाबाद में होगी। हैदराबाद में प्रधानमंत्री रोड शो भी करने जा रहे हैं और हैदराबाद में ही शाम को कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें तिरुमला मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। संविधान दिवस के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया, उनके योगदान को याद किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मौके पर एक इतिहास भी रचा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदालत परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही कहा कि जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना होनी चाहिए। इसी के साथ देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति ने संविधान के निर्माता की प्रतिमा का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा की खासियत यह है कि यहाँ वो वकील की वेशभूषा में है और हाथ में संविधान है। इस दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देश को भरोसा दिया। Individuals should not be afraid of going to court or view it as a last resort. Rather, it is my hope that by our efforts, citizens of every class, caste and creed can repose trust in our court system and view it as a fair and effective forum to enforce their rights. वहीं संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी कि वो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जुडिशियल सर्विसेज स्थापित करने पर काम करें। आईएएस के लिए कुछ प्रोविजन है, आईपीएस के प्रोविजन है, स्टेट में भी बहुत सारे प्रोविजन है। बच्चे अपना कोई यूपीएससी कोई क्या दे करके वहाँ चले जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे किया जाए, मुझे पता नहीं नियम में क्या लिखा है, आप सब यहाँ मौजूद है, ऐसे कुछ किया जाए कि वो बच्चे चुन के यहाँ आ सके। इससे पहले बेंगलुरु में हुए एक समारोह में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आरक्षण व्यवस्था की अहमियत भी बताई। The intricate caste system is not merely a response to historical inequality, but functions as a potent tool for disrupting entrenched societal structures. Within this complex tapestry, affirmative action emerges as a transformative force, challenging established caste dynamics. It goes beyond the misconception of caste as a solely cultural phenomenon and serves as a catalyst for change, illustrating how affirmative action acts as a beacon of hope, working to dismantle age-old caste-based inequalities and paving the way for a more equitable future. जाहिर है समारोह के साथ ही न्यायपालिका देश के नागरिकों को यह संदेश दे रही है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जय हिंद, जय भारत।
देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के लिए लोग तड़के ही गंगा तट पर जुटे हुए नजर आए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ भी किया। लोगों ने सूर्य देव को जल भी अर्पित किया, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान वाराणसी, हरिद्वार, हापुड़ में गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। आज सिखों का गुरु पर्व भी है और देव दीपावली भी मनाई जा रही है। देव दीपावली के लिए वाराणसी में खास तैयारियां की गई। काशी के घाट आज 12 लाख दियों से रोशन होंगे, जिनमें से 1 लाख दिए खास तौर पर गोबर से तैयार किए गए हैं। सरकार द्वारा प्रज्वलित होने वाले 12 लाख दियों के अलावा आम लोग भी लाखों दिए जलाएंगे। इस मौके पर भव्य गंगा आरती का आयोजन भी किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक आज के दिन 8 से 10 लाख पर्यटक वाराणसी पहुंचेंगे। आज के आयोजन में 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स के भी शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। वाराणसी में देव दीपावली के लिए कैसी तैयारियां हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा। वाराणसी की बात हो तो माँ गंगा का नाम मन में अपने आप ही आ जाता है, और माँ गंगा का नाम हो तो डुबकी लगाने का मन करने ही लगता है। वैसे तो माँ गंगा में डुबकी लगाने का हर समय कोई भी निश्चित समय नहीं है, कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन आज एक विशेष पर्व है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर लाखों की संख्या में लोगों का जुटान हुआ है। और ये सिर्फ इस घाट पर नहीं, गंगा के जितने भी घाट हैं उन सभी पर तकरीबन ऐसी ही भीड़ आपको मिलेगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की, आस्थावानों की जबरदस्त भीड़ है। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और ये रेला जो है वो सुबह से क्या कहें, रात से ही चालू है। रात को ही श्रद्धालु आ जाते हैं, घाटों पर जुड़ जाते हैं, और सिर्फ वाराणसी नहीं, आसपास के जिलों से, आसपास के शहरों से लोग आते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान कर पुण्य का लाभ लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक सजावट भी आपको दिख रही होगी। ये सजावट जो है वो शाम के लिए है। शाम को यहाँ पे जिन घाटों पर आपको असंख्य लोग दिख रहे हैं, शाम को इन्हीं घाटों पर, इन्हीं घाटों की सीढ़ियों पर असंख्य दिए जलते नजर आएंगे। जी हाँ, ये पर्व होगा देव दीपावली का। देव दीपावली का पर्व भी अपने आप में बहुत खास है। ये कहा जाता है कि देव दीपावली देवताओं के लिए मनाई जाने वाली दीपावली है, और ये लोग से शुरू हुआ, लोगों ने इसको शुरू किया और आज ये बहुत ही विशाल रूप ले चुका है। सरकार ने भी इसे एक प्रांतीय मेले का रूप दे दिया है। ये देख रहे हैं यहाँ पे सजावट, ये पूरे जो है लाखों दियों से ये पूरे घाट जगमग हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्नान करने वाले लोग हैं, यहाँ पर देखिए कि जो NDRF और सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था है। हर तरफ जवानों के, पुलिस के और NDRF और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि इस तरह के जगहों पर लगाए जाते हैं, उनको पूरी तरह लगाया गया है। तो हम आपको बता दें कि जो शाम का पर्व है वो अपने आप में अद्वितीय होगा और अनुपम होगा। ये जो यहाँ गंगा भी सुबह जो आप दर्शन देख रहे हैं, शाम को यहीं पर अब बहुत सी भीड़, बहुत से लाखों के दिए, और उन लाखों को दियों को देखने के लिए लाखों लोग गंगा के घाटों पर उपस्थित होंगे। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, NDTV इंडिया।